हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू लेने आए हैं पार्ट 1 के अंदर। जनरली प्रैक्टिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा और इस वीडियो में आपको जनरली ये बताने वाला हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ज़रूरी है बनाना ये स्टेटमेंट, और इसके साथ साथ इसके मेनली टाइप्स क्या होते हैं कैश फ्लो के, और कैश फ्लो के टाइप्स को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। वन इज़ ऑपरेटिंग, देन इज़ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड देन इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके बेसिस पे ही हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर्ली रेडी की जाती है। तो उन तीनों एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है और तीनों एक्टिविटीज़ में कैश फ्लोज कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी बातें डिस्कस अच्छे से करवाई जाएंगी आपको। तो बेसिक ओवरव्यू है, अच्छे से समझिएगा तभी आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई कॉमन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको चैनल्स के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर किसी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए, तो हम आपको बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ, बहुत फ्लेक्सिबल रेट के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स गो विद मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। हाँ जी, तो देखिए अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे कंपनी में टोटल कितना कैश आया है और कंपनी में से टोटल कितना कैश गया है इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें टोटल कैश रिसिप्ट्स और टोटल कैश पेमेंट्स के बारे में पता चलता है कंपनी की। ठीक है, और ये जो कैश फ्लोज होते हैं ना, इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत यूजफुल होती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूजर्स ये डिसीजन लेते हैं इसके बेस पे कि कितनी एबिलिटी है कंपनी की अपने कैश को जनरेट करने की, और कंपनी ये कैश कहाँ लगा रही है इसके बारे में भी पता करते हैं वो लोग विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और वेरी इंपॉर्टेंटली विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे यूजर्स ये भी जान जाते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो कुल मिला के कैश फ्लोज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत यूजफुल है हमारे यूजर्स के लिए, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली लिक्विडिटी के बेसिस पे डिसीजन लेना और कंपनी की एबिलिटी देखना कि कितनी जल्दी कंपनी कैश जनरेट करती है और उसको यूज़ कहाँ करती है। ठीक है जी, तो दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसको तोड़ दो, क्योंकि एज पर AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो ICAI द्वारा दिए गए हैं उसके अंदर ये बोला गया है कि कैश का मतलब क्या होता है। एक्चुअली कैश का मतलब है जो आपके हाथों में पड़ा हुआ कैश है, या फिर जो बैंक के द्वारा हम मतलब जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट पड़े हुए हैं ना, वो भी आपका कैश है। मीन्स जब भी बैंक से डिमांड करोगे तभी आपको अगर कैश मिल रहा है, दिस इज योर डिमांड डिपॉजिट। तो अगर आपके डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास पड़े हुए हैं या फिर कैश इन हैंड है आपके पास, ये दोनों ही चीज़ें कैश के अंदर या कैश के डेफिनेशन में डाल दी गई हैं। अब ये भी बोला गया है कि कैश का अकेला मतलब कैश फ्लो में अकेला मतलब कैश का नहीं है, कैश में कैश इक्विवेलेंट भी होते हैं, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है बीच में। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब जिसको कैश की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कैश इक्विवेलेंट का मतलब भी बताया गया है AS3 के अंदर, और बताया क्या गया है कि कोई भी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाती हैं कैश के अंदर और उसके आने वाले समय में वैल्यू चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ऐसी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोला जाएगा? कैश इक्विवेलेंट बोला जाएगा। और साथ ही साथ हर एक सिक्योरिटी को भी कैश इक्विवेलेंट के अंदर डाल दिया जाएगा जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने या उससे कम है। यानी कोई भी सिक्योरिटी जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है और स्पेशली 3 महीने या उससे कम के पीरियड के लिए है उसका मैच्योरिटी पीरियड, तो उस सिक्योरिटी को भी कैश इक्विवेलेंट में डाल दिया जाएगा, जैसे कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो आई होप आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। यानी कैश इक्विवेलेंट को कैश की तरह ट्रीट तब किया जाता है जब उसमें ये दो चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब कैश फ्लो के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक कैश इनफ्लो हो गया, एक कैश आउटफ्लो हो गया, जो हमने मीनिंग में भी क्लियर कर लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि कंपनी में कितना कैश आ रहा है और कंपनी से कितना कैश जा रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। हाँ जी, तो देखिए अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को समझने के लिए 3 तरह की एक्टिविटीज़ दी गई हैं। अब वो 3 तरह की एक्टिविटी में सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्चुअली में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का नाम भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इससे ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ऑब्वियस सी बात है
मतलब जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कंपनी ऑपरेट हो रही होती है ना, उन एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डाल दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, कैश सेल कर लो, अब कैश परचेज कर लो। ऑब्वियस ही बात है, जब तक कंपनी कैश में सेल नहीं करेगी, जब तक कंपनी परचेज नहीं करेगी, जब तक कंपनी वेजेस एंड सैलरी की पेमेंट नहीं करेगी अपनी लेबर को, तब तक कंपनी चलेगी नहीं। तो इसीलिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड, कैश पेमेंट टू द सप्लायर फॉर परचेजिंग द गुड्स, या फिर इन सिंपल टर्म कह लो कि कमीशन पे करना कहीं पे, इनकम टैक्स की पेमेंट करना, वेजेस एंड सैलरी की पेमेंट करना, ओवरहेड एक्सपेंसेस की पेमेंट करना। ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके जरिए कंपनी चल रही है, जिसके जरिए ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, कैश में सेल नहीं करोगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा ना। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसके जरिए कंपनी ऑपरेट हो रही होती है, जिसके जरिए ही कंपनी का रेवेन्यू बनता है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी भी बोला जाता है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब नाम से क्लियर हो जाता है, जब एक कंपनी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो दीज एक्टिविटीज़ आर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब इन सिंपल टर्म, दीज आर द एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर कर रही है या डिस्पोजल कर रही है, मीन्स सेल कर रही है, तो दिस इज अ पार्ट, दीज एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे परचेज कर ली कोई मशीनरी, या फिर मैंने सेल कर दी कोई बिल्डिंग, या फिर कोई मैंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। उसके बाद आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक्चुअली में दीज आर द एक्टिविटी विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ साइज ऑफ द कंपनी और चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे किसी एक्टिविटी के बेसिस पे इफेक्ट पड़ता है ना, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को वो एक्टिविटीज़ बोला जाता है जिसके ज़रिए कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जिसके ज़रिए ऑनर के इक्विटी कैपिटल में चेंजेस आते हैं, बोरोइंग स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, और इन दोनों का प्रोपोर्शन भी हिल जाता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप कंपनी में नए शेयर इशू करते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कंपनी में नई बोरोइंग करते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। अब इन चीज़ों के एग्जाम्पल मैंने दिए थे, तो अब इसकी कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन मीन्स टू से दैट, अब जो कैलकुलेशन होती है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, वो दो मेथड के जरिए हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। यानी दो तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती हैं जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानना चाहते हैं। तो पहली चीज़ होती है डायरेक्ट मेथड। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड का मतलब है जिसमें ग्रॉस कैश रिसिप्ट और ग्रॉस कैश पेमेंट को कंसीडर किया जाता है। मीन्स डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सिर्फ ग्रॉस कैश रिसिप्ट और ग्रॉस कैश पेमेंट को कंसीडर किया जाता है, उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं होती प्रॉपरली। यानी इन एक्टिविटीज़ में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने ऊपर सारे एग्जाम्पल दे ही दिए थे कि आपने सेल करने के बाद कोई पैसा कमाया, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आने वाला है, कमीशन रिसीव होने वाला है। आउटफ्लो के केस में अगर बात कर लो कि आपने कोई गुड्स खरीदे तो कैश देना पड़ेगा उसको, सप्लायर को पेमेंट देने वाली पड़ी है, वेजेस एंड सैलरी पे करने वाले पड़े हैं, ऑफिस के खर्चे देने वाले पड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज देने वाली पड़ी हैं। ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट एक्चुअली जनरेट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी और एक्चुअली ऑपरेट द कंपनी। ठीक है जी। तो ये है आपके डायरेक्ट मेथड। मींस अगर आप डायरेक्ट मेथड में कैश ऑपरेटिंग निकालना चाहते हो तो इनफ्लो को ऐड कर दो, यानी इनफ्लो एक्टिविटीज़ को ऐड कर दो, आउटफ्लोस को माइनस कर दो, दैट्स ऑल, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन। अब इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिसमें ना हम उल्टा चलते हैं, हम रिवर्स चलते हैं। मींस ये मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट कर दिया जाता है। मींस इस मेथड के अंदर हम नेट प्रॉफिट के अंदर ही सारी नॉन कैश नेचर की ट्रांजैक्शंस को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और इंडिविजुअल आइटम को नहीं चेक करते। तो दिस मतलब दैट मेथड जो जिसमें ये काम किया जाता है उसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। मींस इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है इसमें नेट प्रॉफिट में ही सारी नॉन कैश आइटम को एडजस्ट कर दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ हम सिंगल आइटम के ऊपर फोकस नहीं करते।
करवाऊंगा आगे, जब नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे तब आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। तो अब नॉन कैश करना कैसे है, यानी इन सिंपल टर्म इनडायरेक्ट मेथड करना कैसे है, उसमें फॉर एन एग्जांपल के तौर पर अभी मैंने कहा कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट की जाएगी। तो जितना भी नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया उसमें क्या किया जाएगा, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, और जितनी भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं कंपनी की उसको माइनस कर दिया जाएगा। से एग्जाम्पल नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, डेप्रीसिएशन हो गया, लॉस वगैरह हो गया, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा, ये सारे नॉन कैश खर्चे होते हैं, इनको ऐड कर दिया जाएगा। और जितनी भी नॉन कैश इनकम होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट अगर आपको किसी एसेट को बेचने पर हुआ है तो वो नॉन कैश इनकम है, तो उसको लेस कर दिया जाएगा। फिर जितना भी कैश आएगा उसको बोला जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग दी नॉन कैश इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। और फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, लिक्विडिटी पोजीशन एनालाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डालना है। तो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डालने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनको माइनस, मतलब अगर करंट एसेट में इंक्रीज हुआ तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, डिक्रीज हुआ तो प्लस कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी में मतलब लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो ऐड हो जाएगा, और डिक्रीज हुआ तो माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों, एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल करते समय तो मैं आइडिया से डिटेल में आपको बता ही दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है ना, तो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, यही देखोगे ना। तो सिंपल सी बात अपने आप सोचो, अब जितना ज़्यादा स्टॉक आपको अपने पास रखना पड़ेगा उतना ही कैश कम होगा ना आपके पास। सोचो ज़रा, सोचो कि सपोज करो अब आपके पास 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगले साल आपने 60,000 का स्टॉक मंगवा लिया, तो वो 60,000 का खरीदना तो पड़ गया ना आपको स्टॉक। अब खरीदने के समय में क्या हुआ होगा, आपके पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। तो जितना ज़्यादा करंट एसेट बढ़ती जाएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर, इसका मतलब कंपनी ने उतना ही कैश अपने बिजनेस में से निकाल दिया, ठीक है ना। जितना ही स्टॉक बढ़ता जाएगा उतना ही कैश कंपनी में निकल गया। तो करंट एसेट जितनी बढ़ती जाएगी कैश उतना ही कम होता जाएगा। इसीलिए जब इंक्रीज इन करंट एसेट आता है तो कैश में माइनस हो जाता है, और इसका उल्टा ऑपोजिट इफेक्ट डिक्रीज में चला जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएंगे करंट एसेट तो ऐड हो जाएगा। अब ऑपोजिट इफेक्ट लाइबिलिटी में डाल दो कि लाइबिलिटी बढ़ने से कैश बढ़ जाता है। ऐसा क्यों सर, अरे भाई लोन ले रहे हो बैंक से, अब शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो बैंक से, तो शॉर्ट टर्म के लिए कैश तो आपके पास आ गया ना। वो बात अलग है कि लोन की लाइबिलिटी जनरेट हो गई, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, कैश भी तो मिल ही रहा है ना, पैसे भी तो मिल ही रहे हैं। तो हमने सोचना किस बेसिस पे है, कैश बेसिस पे। तो इसीलिए लोन जब आएगा तो पैसा देकर जाएगा, तो पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ने से कैश बढ़ता है। इसीलिए लाइबिलिटी बढ़ने से कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी घटने से माइनस हो जाएगा। नहीं समझ आया, जब प्रैक्टिकल वीडियो हो जाएगी क्लियर समझाऊंगा मैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। वैसे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, एक बार दोबारा सुन लेना, हो जाएगा क्लियर। अब ये चीज़ें हो गई। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से बता दिया मैंने। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जिसमें क्या एग्जांपल्स आएंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मैंने ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। तो एग्जांपल के तौर पर अगर कंपनी इनफ्लो, अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लोस कौन कौन से होंगे कैश में, सिंपल सी बात है, जब कंपनी किसी फिक्स एसेट को बेचेगी, जब किसी इन्वेस्टमेंट को बेचेगी, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। अब मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट को बेचने का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट को बेचना है, मीन्स टू से दैट जब आप इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करोगे, अब एज अ कंपनी आप भी तो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, ऑब्वियसली सर हम खरीद सकते हैं। तो जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा डालोगे, उनके शेयर्स खरीदोगे, उनकी कंपनी में पैसा डालोगे, तो वो कंपनी आपकी कंपनी को क्या देने वाली है, डिविडेंड भी तो देने वाली है। यानी जब आप किसी कंपनी को पैसे दे रहे हो तो उसके बेसिस पे रिटर्न भी तो मिलेगा ना। तो जो रिटर्न डिविडेंड या इंटरेस्ट के वे में आपके पास आएगा तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, दैट इज कैश इनफ्लो माना जाएगा। या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, अब उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बन गया कि उसके ऊपर टीडीएस कट गया, तो अब टीडीएस कटा है तो वो भी तो आपके पास ही आ रहा है ना, तो भाई साहब वो टीडीएस भी आपकी इनकम माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कैश आउटफ्लो क्या होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर बोली उसका ऑपोजिट कर दो कि जब कंपनी ने बेचना ही है तो खरीदना भी तो पड़ेगा ना। तो इन सिंपल टर्म, जब कंपनी कहीं पे फिक्स एसेट को खरीदती है, मींस अपने पैसे को फिक्स एसेट में लगाती है, तो कंपनी की तरफ से पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर अगर कंपनी खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट पैसा कहीं लगा रही है, तो पैसा जा रहा है। सिमिलरली अब गुडविल वगैरह जैसे इनटेंजिबल एसेट है, कई बार आपने पढ़ा होगा गुडविल इज ऑफ टू टाइप, इनहेरेंट गुडविल एंड परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल तो आती है ना, इन सिंपल टर्म गुडविल परचेज भी की जाती है, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा।
ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एग्जांपल्स। जब आप क्या करोगे, इनफ्लो को ऐड कर दोगे, आउटफ्लो को माइनस कर दोगे, जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो यूज्ड टू आ जाएगा। ठीक है जी। अब लास्ट एक्टिविटी के एग्जांपल्स देख लीजिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकलेगी। अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना चाहते हो तो कैश इनफ्लो को ऐड कर दो, कैश आउटफ्लो माइनस कर दो। किन एक्टिविटीज़ को ऐड करना है अपने आप सोचो। फाइनेंस किस जरिए आ रहा होगा आपके पास, जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, जब कंपनी नए डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। तो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी जिसके जरिए पैसा आ रहा है। पर ऑन द अदर साइड कंपनी को इन चीज़ों के जरिए पैसा कई बार वापस देना भी पड़ता है। जैसे कि कंपनी ने शेयर खरीदे थे, अगर बायबैक कर दिए मीन्स वापस कर दिए तो पैसा भी वापस देना पड़ेगा, मतलब वापस ले लिए शेयर तो पैसा वापस करना पड़ेगा। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जब वापस ले लिए कंपनी ने तो मतलब रिडीम हो गए जब, तो उसको भी पैसा वापस करने के मतलब उसके समय भी पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली लोन लिया है तो उसको रीपे करते समय भी पैसा वापस करना पड़ेगा। सिमिलरली जब शेयर और डिबेंचर किसी को इश्यू करोगे तो भाई साहब जैसे आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है तो उनको भी तो देना ही पड़ेगा ना। इसीलिए एज अ कंपनी आप किसी को अगर शेयर बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उनको डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा। डिविडेंड देने का मतलब कैश में डिविडेंड पे किया जाएगा, तो डिविडेंड पेड फॉर द ईयर भी इसमें आ जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट भी डिवेंचर के ऊपर पे कर रहे हो तो वो भी इसमें कैश आउटफ्लो आ जाएगा। तो ऑल दीज आर द एक्टिविटीज जो कैश आउटफ्लो में आ जाएंगी, और जो मैंने 3 एक्टिविटीज बोली थी कैश इनफ्लो में उनको ऐड कर देना और सारी आउटफ्लो एक्टिविटी को माइनस कर देना जो जो भी अवेलेबल हुई आपके सम में। तो फाइनली जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो कैश यूज्ड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए जितनी मैंने डिटेल में बताई हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।